स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एसी स्टेडी स्टेट पावर एनालिसिस और इसमें आज हम नया टॉपिक कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर। तो इससे पहले हमने इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ी है, एवरेज पावर पढ़ी है और दोनों पावर में क्या डिफरेंस है। एवरेज पावर का अभी पावर फैक्टर में हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया है। एवरेज पावर किसके इक्वल होती है? VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा बी माइनस थीटा आई, और इसको एंगल ऑफ इम्पीडेंस भी कहते हैं, थीटा जी। ये पार्ट पावर फैक्टर कहलाता है। इसको हम पेरेंट पावर, इसकी यूनिट क्या थी? वोल्ट एम्पियर। ये पावर है मैक्सिमम एवरेज पावर, इसकी यूनिट होती है वाट। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पावर। जैसे नाम से नज़र आ रहा है कि एक रियल कंपोनेंट होगा और एक इमेजिनरी कंपोनेंट होगा इसका। तो कॉम्प्लेक्स पावर की जो सिंबल है वो है ये फेजर, थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं। S इज इक्वल टू VRMS, VRMS भी फेजर है, IRMS कॉन्जुगेट, ठीक है। VRMS फेजर, IRMS फेजर, या इसको इनकी पोलर फॉर्म में लिखूं तो VRMS का मैग्नीट्यूड और इसका एंगल होगा थीटा बी और इनटू, अब ये स्टेरिक क्या बताता है? कॉन्जुगेट। तो IRMS मैग्नीट्यूड और एंगल क्या होगा? थीटा आई कॉन्जुगेट। तो ये क्या बनेगा? VRMS मैग्नीट्यूड IRMS मैग्नीट्यूड थीटा आई का जब कॉन्जुगेट होगा तो ये माइनस थीटा आई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा बी, कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो ये माइनस थीटा आई हो जाएगा। ये फॉर्म बन जाता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर किसके इक्वल है? VRMS फेजर, IRMS फेजर, उसका कॉन्जुगेट। अगर हम इसको दोनों की वैल्यूज पोलर फॉर्म में लिखें तो ये चीज़ बन जाती है। अब इसको मैं पेरेंट पावर भी कह सकता हूँ, ये एंगल ऑफ इम्पीडेंस S और एंगल ऑफ इम्पीडेंस। तो अब यूँ भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर इक्वल होती है, हमने कल भी डिस्कस किया था, पेरेंट पावर का सिंबल होता है S, या कॉम्प्लेक्स पावर का आप उसको मैग्नीट्यूड कह लें, इसको हम S थीटा जी भी लिख सकते हैं। यही चीज़ होती है ना, थीटा बी माइनस थीटा आई, थीटा जी होता है, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। पेरेंट पावर कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड आप उसे कह सकते हैं। पेरेंट पावर को आप कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। एक तो ये फॉर्म होगी, इसके अलावा अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, अभी तो हमने ये लिखा है इसको पोलर फॉर्म में, तो अगर IRMS कार्टेशियन फॉर्म में है IR प्लस J, IR प्लस J IN, वैसे तो इमेजिनरी पार्ट है, इसको
I for imaginary, R for real। अगर IRMS कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो ये रियल और एक इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो IRMS कंजुगेट क्या होगा, IR माइनस J I इमेजिनरी। ठीक है। इसके अलावा अब ये फॉर्म अगर आप इसको बोर्ड से देखें, ये कॉम्प्लेक्स पावर है, किसके इक्वल बन रही है, एक मैग्नीट्यूड है और एक एंगल है, एक मैग्नीट्यूड है और एक एंगल है। तो पोलर फॉर्म से जब हम कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हमने कहा था e रेज़ टू पावर j थीटा जो है इसको हम इसको r कहेंगे, r e रेज़ टू पावर j थीटा को हम r एंगल थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये इक्वल होता है r cos ऑफ थीटा प्लस j r sin ऑफ थीटा। ये इक्वेशन हम पहले देख चुके हैं। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस j मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। तो अगर यही चीज़ मैं इस पर अप्लाई करूँ तो s किसके इक्वल बनता है, पोलर फॉर्म। अगर मैं इस पोलर फॉर्म को इस तरह इस फार्मूले की तरह एक्सपेंड कर दूँ तो मैग्नीट्यूड r क्या है इसमें, VRMS इनटू IRMS, VRMS IRMS cos ऑफ थीटा i, थीटा भी माइनस थीटा i प्लस j अगेन r इज VRMS इनटू IRMS साइन ऑफ थीटा v माइनस थीटा i। तो यही कॉम्प्लेक्स पावर अब इसके इक्वल बन गई। इस एक्सपेंशन को हमने जब यूज़ किया अदर इक्वेशन इसके इक्वल। अब अगर आप गौर करें तो ये फॉर्म जानी पहचानी सी लगेगी आपको। ये क्या है, ये एवरेज पावर का फॉर्म, इससे पहले हम एवरेज पावर पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पावर का जो रियल पार्ट है वो हमारी एवरेज पावर होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर S इज V एवरेज, इसको V एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i। तो रियल पार्ट तो कॉम्प्लेक्स पावर का हो गया एवरेज पावर। अब आए इमेजिनरी पार्ट की तरफ, VRMS IRMS sin थीटा v माइनस थीटा i। इस पावर को हम कहते हैं रिएक्टिव और क्वाड्रेंट पावर, रिएक्टिव और क्वाड्रेचर पावर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर जो होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर S इज इक्वल टू P क्वाड्रेचर और P रिएक्टिव, और ये इक्वल होता है VRMS IRMS साइन ऑफ थीटा v माइनस थीटा i। कॉम्प्लेक्स पावर के दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल को हमें नजर आ रहा है एवरेज पावर या रियल पावर भी कहेंगे इसको, और इमेजिनरी पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेचर
क्वाड्रेचर और रिएक्टिव पावर। तो इस बोर्ड पे आपके सामने 4 तरह की पावर्स लिखी हुई हैं। एक है एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर को हमने क्या कहा? मैग्नीट्यूड ऑफ एस। मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज एपेरेंट पावर। दूसरी एस इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, इसकी भी यूनिट वोल्ट एम्पेयर होती है, कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट भी वोल्ट एम्पेयर होती है। अब कॉम्प्लेक्स पावर में आगे मजीद 2 तरह की पावर आई। एक हमारी एवरेज पावर। एवरेज पावर की यूनिट हमें पता है वाट होती है। और जो क्वाड्रेचर या रिएक्टिव पावर है इसकी यूनिट हम लिखते हैं VAR, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। सारी पावर्स हैं, यूनिट सबकी सेम होती है, लेकिन बस इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जब न्यूमेरिकल में डेटा गिवन हो और साथ यूनिट गिवन हो तो आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन सी पावर गिवन है। तो VAR जब भी लिखा हुआ होगा वो रिएक्टिव पावर होगी या कॉम्प्लेक्स पावर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी बात हो रही होगी। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। वॉट का मतलब है रियल पावर या एवरेज पावर। वोल्ट एम्पेयर, जाहिर सी बात है अगर एपेरेंट पावर कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड है तो दोनों की यूनिट वोल्ट एम्पेयर की होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स पावर के डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो ड्राइव हो सकते हैं। अगर जनरली आप इसको P एवरेज की बजाय अब मैं अगर P रियल लिख दूं क्योंकि ये रियल पार्ट है तो S इसके इक्वल बन जाएगा PR प्लस JPQ। कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू रियल पावर प्लस क्वाड्रेचर या रिएक्टिव पावर। या इसको सिंपली P प्लस JQ की फॉर्म में लिखेंगे। रियल पावर को हम P कह देते हैं, हम क्वाड्रेचर पावर को Q कहते हैं। P प्लस J, तो P इज रियल पावर और एवरेज पावर, Q इज क्वाड्रेचर पावर। तो अगर कॉम्प्लेक्स पावर गिवन है तो कॉम्प्लेक्स पावर का अगर पोलर फॉर्म में गिवन है तो इस तरह की होगी। ठीक है, थीटा जी थीटा वी माइनस थीटा आई। तो ये होगा मैग्नीट्यूड, उसका होता है एपेरेंट पावर और एंगल होता है इंपीडेंस का एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उसका रियल पार्ट एवरेज पावर होगा, इमेजिनरी पार्ट क्वाड्रेंट पावर होगा, क्वाड्रेचर पावर या रिएक्टिव पावर होगा। अब हमें यह चीज़ तो पता है कि जो रियल पावर थी स्टोरिंग एलिमेंट की वो हमेशा रेजिस्टर के क्रॉस कोई ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती थी और इंडक्टर या रिएक्टिव कंपोनेंट्स इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस हमेशा 0 आती थी। जो एवरेज पावर थी जिसको हम रियल पावर कह रहे हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस 0 आती थी और रेजिस्टर के क्रॉस ग्रेटर देन 0 आती थी। वजह क्या थी? थीटा वी माइनस थीटा आई। अब क्योंकि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं इसलिए थीटा वी माइनस थीटा आई 0 बन जाता था, cos 0 1 हो जाता था। और क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट्स में वोल्टेज और करंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग कर रहा होता है। तो ये जो डिफरेंस बनता है थीटा वी माइनस थीटा आई ये हमेशा 90 बनता है। तो इस 90 बनने की वजह से रियल पावर जो थी एवरेज पावर वो हमेशा स्टोरिंग एलिमेंट के क्रॉस 0 आती थी। क्यों? क्योंकि जितनी अब्जॉर्ब करते थे एनर्जी उतनी ही ये रिलीज करते थे। अब एक और पार्ट हमें मिल गया कॉम्प्लेक्स पावर का जो इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम क्वाड्रेचर पावर कह रहे हैं या रिएक्टिव पावर कह रहे हैं, उसमें साइन थीटा वी माइनस थीटा आई आ गया। अब साइन थीटा वी माइनस थीटा आई का क्या फायदा है?
अब हमारे पास एक ऐसी पावर आ गई है जो स्टोरिंग एलिमेंट के क्रॉस एग्जिस्ट करेगी। क्यों? अगर थीटा भी माइनस थीटा आई नेगेटिव आता भी हो, 90 आता भी है, तो साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि रेजिस्टिव कंपोनेंट जो है वो हमारा रियल पावर एब्जॉर्ब करता है और स्टोरिंग एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रियल पावर जो है वो सिर्फ रेजिस्टर एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो रिएक्टिव पावर है वो सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? इधर देखें, फॉर रेजिस्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होगा? रियल पावर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, जबकि क्वाड्रेचर पावर 0 होगी। क्यों? क्योंकि cos थीटा v माइनस थीटा आई हमेशा 0 बनेगा, जबकि इस केस में साइन थीटा v माइनस थीटा आई हमेशा 0 नहीं बनेगा ये। तो प्योर रेजिस्टिव केस में थीटा v माइनस थीटा आई हमेशा 1 बनता है, इस वजह से रियल पावर ग्रेटर देन 0 बनेगी और थीटा v माइनस थीटा आई हमेशा ये 0 बनेगा, cos 0 1 होता है। इस केस में थीटा v माइनस थीटा आई अगर 0 बनता है तो साइन 0 0। तो प्योर रेजिस्टिव के केस में रियल पावर ग्रेटर देन 0 की वैल्यू होगी और रिएक्टिव पावर या क्वाड्रेचर पावर हमेशा 0 होगी। इसी तरह फॉर रिएक्टिव कंपोनेंट्स और स्टोरिंग एलिमेंट्स, कैपेसिटर और इंडक्टर, इस केस में P हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा v माइनस थीटा आई हमेशा डिग्री बनेगा। इन 90 डिग्री बनने की वजह से इनका फेज डिफरेंस हमेशा 90 आएगा, तो ये 0 बनेगा, जबकि क्वाड्रेचर में साइन थीटा v माइनस थीटा आई ये हमेशा 90 आएगा, तो ये 1 बनेगा। तो इस केस में रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन 0, कुछ ना कुछ पावर आया करेगी प्योर रिएक्टिव स्टोरिंग एलिमेंट्स अगर सिर्फ सर्किट में लगे हुए कैपेसिटर और इंडक्टर, तो क्वाड्रेटिक पावर एग्जिस्ट करेगी। अगर प्योर रेजिस्टिव है तो रियल पावर एग्जिस्ट करेगी। अब इंडक्टर और कैपेसिटर का केस भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में चेंज क्या होगा? अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें, तो अगर इंडक्टर है तो थीटा v माइनस थीटा आई
हमेशा 90 डिग्री आएगा और इंडक्टर, और थीटा बी माइनस थीटा आई माइनस 90 डिग्री आएगा फॉर कैपेसिटर। ठीक है। अब क्योंकि कॉस जो है वो ऐसा फंक्शन है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, या इसको इवन फंक्शन कह लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है। तो अगर रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास है तो आप आइडिया नहीं कर सकते कि एंगल पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था। ठीक है। तो इंडक्टर के केस में ये एंगल हमेशा प्लस 90 होगा और कैपेसिटर के केस में ये माइनस 90 होगा। और ये चीज़ कहाँ पर यूज़फुल होती है, ये एक टॉपिक है पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पावर फैक्टर करेक्शन आप लोगों को नहीं पढ़ाना, आपके कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इसको पढ़ते हैं कि पावर फैक्टर, हमने तो सिर्फ पढ़ लिया कि 0.707 पावर फैक्टर था, अगर वो 0.94 हो जाए तो कितनी इम्प्रूवमेंट। तो 0.707 से 0.94 कैसे करना है ये उस चीज़ का प्रोसीजर होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन पावर फैक्टर करेक्शन में यूज़फुल होती है। अब अगर हम डिराइव करें फार्मूलाज कॉम्प्लेक्स पावर से डिफरेंट दूसरे फार्मूलाज, स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, S इज इक्वल टू VRMS IRMS कॉन्जुगेट। तो VRMS किसके इक्वल होता है, VRMS is IRMS into Z। VRMS is IRMS into Z। अगर VRMS की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ मैं, क्या बन जाएगा, IRMS into Z into IRMS कॉन्जुगेट, IRMS कॉन्जुगेट। और अगर मैं इनको इनकी पोलर फॉर्म में लिखूँ, ये फेजर्स हैं, तो क्या बनेगा, IRMS थीटा आई इंटू जी, IRMS क्योंकि कॉन्जुगेट है, अगर IRMS थीटा आई है तो ये माइनस थीटा आई हो जाएगा। ये क्या बन गया, IRMS इंटू थीटा आई माइनस थीटा आई इंटू जी। थीटा आई माइनस थीटा आई 0, तो IRMS इंटू IRMS स्क्वायर हो गया, IRMS इंटू IRMS इज IRMS स्क्वायर इंटू जी। तो कॉम्प्लेक्स पावर का एक और फार्मूला हमें मिला, वो क्या है, IRMS स्क्वायर। अब इसमें आप ये गौर करें कि IRMS फेजर नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्यों, क्योंकि थीटा आई माइनस थीटा आई हो गया, एंगल 0 हो गया है, तो अब स्क्वायर सिर्फ मैग्नीट्यूड का। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो तो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि एस फाइंड करते हुए IRMS पूरा फेजर ले लेते हैं। अगर IRMS का कोई एंगल है तो वो एंगल भी ले लेंगे, एंगल नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू जी है। ठीक है। इसी तरह हमें पता है जी किस फॉर्म का होता है, IRMS स्क्वायर जी आर प्लस जे रिएक्टेंस की फॉर्म है। तो ये फार्मूला भी बन सकता है, S इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर आर प्लस जे IRMS स्क्वायर एक्स। तो आप इसको कह सकते हैं वही P प्लस जे क्यू।
हमें पता है IM स्क्वायर I स्क्वायर R जो है वो रियल पावर होती है, तो T इसी तरह IM स्क्वायर X जो होगी वो क्वाड्रेचर पावर होगी Q। तो ये हमने कैसे ट्राई किया था कि हमने VRMS की वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दी थी। हम IRMS की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। IRMS की वैल्यू अगर पुट करें IRMS की वैल्यू क्या होगी, अगर S है VRMS इंटू IRMS conjugate और we know that IRMS is VRMS over Z। तो अगर IRMS की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि IRMS कंजुगेट क्या होगा। इफ IRMS is IRMS इफ अगर इसकी पोलर फॉर्म लिखें IRMS is IRMS मैग्नीट्यूड इंटू थीटा I, तो कंजुगेट क्या होगा माइनस थीटा I। तो ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो S किसके इक्वल हो जाएगा, दैट्स पावर विल बी इक्वल टू VRMS इंटू, और इसकी भी पोलर फॉर्म पुट करूँ थीटा भी, VRMS इज फेजर, तो फेजर को हम इस तरह लिखते हैं VRMS मैग्नीट्यूड थीटा भी इंटू IRMS को ये लिख लेते हैं IRMS माइनस थीटा I, कॉन्जुगेट यही बनता है। तो पुट करना पहले इसमें पुट करते हैं। if IRMS is equal to this, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, लेकिन हम अब इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सॉरी IRMS is actually now VRMS over Z। तो अब इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, IRMS is conjugate, अगर IRMS VRMS over Z के इक्वल है तो IRMS का कॉन्जुगेट VRMS over Z का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इस फेजर को इसकी पोलर फॉर्म में लिखूं, क्या बनेगा VRMS थीटा भी over Z का कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा VRMS कॉन्जुगेट अगर अप्लाई कर दें तो माइनस थीटा भी over Z। IRMS conjugate is equal to VRMS minus theta b over Z। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा S is equal to VRMS, इसको फेजर फॉर्म में पूरा लिखूं मैं पोलर फॉर्म में, तो VRMS फेजर है तो VRMS into थीटा भी लिख सकता हूं, और IRMS conjugate की वैल्यू ये है VRMS माइनस थीटा भी ओवर Z। क्या होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे VRMS स्क्वायर और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थीटा भी माइनस थीटा भी 0, तो ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा ओवर Z। तो कॉम्प्लेक्स पावर इक्वल है VRMS स्क्वायर ओवर Z के, ठीक है। ये VRMS एक्चुअली मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसको पूरा फेजर नहीं लेना, साथ एंगल इन्वॉल्व नहीं करना। तो एक फार्मूला ये भी बन गया कॉम्प्लेक्स पावर का कि कॉम्प्लेक्स पावर इज VRMS स्क्वायर ओवर Z। एक फार्मूला बन गया कॉम्प्लेक्स पावर इज IRMS स्क्वायर इनटू Z। तो इसको हम भी लिख सकते हैं VRMS स्क्वायर ओवर R प्लस JX, और एडमिटेंस क्या होती है, एडमिटेंस G इज इक्वल टू 1 ओवर C। इम्पीडेंस और एडमिटेंस रेसिप्रोकल है, जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल थे।
तो G इज इक्वल टू 1/Z। तो अगर मैं इस Z को G की फॉर्म में लिख लूँ तो वो क्या होगा, ये G तो होती है कंडक्टेंस, एडमिटेंस होती है ये, दिस इज एडमिटेंस, y इज इक्वल टू 1/Z। तो एक और चीज़ हमने, हाँ सॉरी, ये चीज़ कॉन्जुगेट सिर्फ इस पर नहीं, इस पर भी है, ठीक है। जब ये ओपन होगा तो ये भी Z कॉन्जुगेट बनेगा, ठीक है। दिस इज Z कॉन्जुगेट, दिस इज Z कॉन्जुगेट। जब ये कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो Z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉन्जुगेट Z पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये R माइनस JX होगा, Z होता है R प्लस JX, तो कॉन्जुगेट की वजह से ये R माइनस JX होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VRMS स्क्वायर मैग्नीट्यूड इंटू G प्लस JB का कॉन्जुगेट। G प्लस मीन्स मैंने इम्पीडेंस को इस फॉर्म में लिख लिया, एडमिटेंस की फॉर्म, या इसको यूं रहने, इससे आप पढ़ लेते हैं। तो S इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर इंटू G प्लस JB कॉन्जुगेट। तो ये भी एक रियल पार्ट बन रहा है, VRMS स्क्वायर इंटू G हो जाएगा रियल पावर, और VRMS स्क्वायर इंटू B हो जाएगा इमेजिनरी पावर। तो ये भी अल्टीमेटली बनता है P प्लस JQ। सारा सर्किट जो हमने बनाया है, जैसे कोई Z है इम्पीडेंस, उसकी क्रॉस वोल्टेज VRMS है, करंट IRMS पास कर, और Z इज इक्वल टू C थीटा C। अब इसमें इम्पीडेंस में अगर प्योर कैपेसिटर लगा दिया जाए, अगर ये जो सारी डेरिवेशन हमने की है, V is equals to this VRMS is equals to जो कॉम्प्लेक्स पावर क्रॉस Z है वो इस सर्किट में क्या बन रही है, इस सर्किट में कॉम्प्लेक्स पावर क्रॉस Z बन रही है VRMS इंटू IRMS कॉन्जुगेट, ठीक है। इसकी क्रॉस टू कॉम्प्लेक्स पावर बन रही है। अब इस सर्किट में Z को अगर, अब Z किसके इक्वल है, नॉर्मली हम कहते हैं R प्लस JX। अगर कहता है कि ये प्योर कैपेसिटर लगा हुआ हो, कैपेसिटर का मतलब है कि R कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। तो कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस होती है ZC वो 1/j⍵C होती है। तो YC क्या होगा, एडमिटेंस 1/ZC और j⍵C। YC क्या होगा, अगर इम्पीडेंस 1/j⍵C है तो एडमिटेंस क्या होगी, j⍵C, रेसिप्रोकल होता है उसका। तो अगर इधर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, VRMS स्क्वायर इंटू G
अब कंडक्टेंस तो है नहीं क्योंकि रेजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है। दूसरा VRMS स्क्वायर इनटू JB, तो यहाँ से क्या आएगा VRMS स्क्वायर, इसको मैं एक्सपेंड करके देखूँ इस वाली फॉर्म को, ये बनती है VRMS स्क्वायर इनटू G प्लस J VRMS स्क्वायर, ये वाली फॉर्म इनटू B। तो रिएक्टेंस यहाँ पर क्या बन रही है, जो B बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है J ओमेगा C। कंजुगेट अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो ये VRMS G माइनस J भी हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कंजुगेट अप्लाई कर दिया इसको, पहले कंजुगेट अप्लाई किया, G माइनस J भी हो गया, VRMS स्क्वायर G माइनस VRMS स्क्वायर JB। तो G तो हमारे पास है नहीं क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, R 0 है, तो अल्टीमेटली G इज इक्वल टू 1 ओवर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे पास G नहीं है, R नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास G भी नहीं है, रेजिस्टिव कंपोनेंट हमारे पास 0 है। तो ये तो है ही नहीं क्योंकि सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, इस C की जगह सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये R प्लस JX नहीं है बल्कि सिर्फ JX है। तो इस तरफ आ जाइए, क्या बन गया माइनस VRMS स्क्वायर J और B क्या है ओमेगा C, B क्या है ओमेगा C, तो ये बना माइनस J ओमेगा C VRMS स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स पावर अगर सिर्फ सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ हो तो किसके इक्वल होगी, माइनस J ओमेगा C VRMS स्क्वायर फॉर कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो फिगर्स हैं आपके सामने, इसमें हमने IRMS को इसके कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट इन फेज है VRMS से, वो IRMS कॉज ऑफ थीटा B माइनस थीटा I है, और जो 90 डिग्री है VRMS से वो VRMS IRMS इनटू साइन, सॉरी ये सिर्फ I का कंपोनेंट VRMS के, ये 90 डिग्री पर IRMS साइन थीटा V माइनस थीटा I है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये इक्वेशन याद है, E इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ S और Q इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ S, तो इस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं, इस इक्वेशन को पावर ट्रायंगल की इक्वेशन कहते हैं, और जो कि शो करता है कि Q और P क्या है ऑन रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस। तो रियल पावर एक्स एक्सिस पे है और 90 डिग्री उसके क्वाड्रेचर पावर Q। तो अगर लोड इंडक्टिव है तो Q पॉजिटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर Q नेगेटिव है तो इसका मतलब है लोड कैपेसिटिव होगा और कॉम्प्लेक्स पावर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और जब इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड नहीं होंगे
दोनों ज़ीरो होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो रियल पावर के इक्वल होगी। देखें रियल एक्सिस पे क्या है, P, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर रियल पावर के इक्वल कब होगी, जब Q ज़ीरो होगा। Q ज़ीरो होगा तो कॉम्प्लेक्स पावर रियल पावर के इक्वल होगी। Q पॉजिटिव हुआ तो इंडक्टिव लोड है, कॉम्प्लेक्स पावर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगी। Q नेगेटिव हुआ तो कैपेसिटिव लोड है, कॉम्प्लेक्स पावर फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगी। तो इस रिलेशन को अगर आप देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और एंगल क्या है थीटा बी माइनस थीटा आई, इसको जो डिस्क्राइब करता है उसे हम पावर ट्रायंगल कहते हैं। इसका ये एक्सप्रेशन है टेन थीटा बी माइनस थीटा इज इक्वल टू Q ओवर P। तो ये भी कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा जो कंपोनेंट VRMS के इन फेज हो उसको हम रियल पावर कहते हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो उस कंपोनेंट को हम क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फार्मूलाज एक दूसरे में से ही इंटरैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो मेन फार्मूलाज हैं अगर उनकी ज़रूरत हुई तो वो आपको गिवन भी होंगे, लेकिन आपने देखा है कि सारे फार्मूलाज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूला में से दूसरा फार्मूला ड्राइव होगा। तो अब इतने ज़्यादा फार्मूलाज देखनी है, हम अब कोई क्वेश्चन करते हैं ताकि आइडिया हो कि सबका फ़ायदा क्या है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है जी, अ लोड ऑपरेट्स एट 20 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। कोई भी लोड है जो कि ऑपरेट होता है 20 किलोवाट पे, किलोवाट मतलब रियल पावर गिवन है, P गिवन है आपके पास, और उसका पावर फैक्टर गिवन है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और द लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट RMS। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट RMS है at 60 Hz। the impedance of the line is 0.09 plus j 0.3 ohm। लाइन की जो इम्पीडेंस है वो है 0.09 प्लस j 0.3 ohm। प्लस j मीन्स इंडक्टर है, तो 0.09 प्लस j 0.3 ohm ये है ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस। ये है पावर जनरेशन, ये है लोड जहाँ पर पावर चाहिए, और ये है ट्रांसमिशन लाइन। We wish to determine the voltage and power factor at the input to the line। हम इनपुट पे जो वोल्टेज है Vs और इनपुट पे जो पावर फैक्टर है वो फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। इनपुट we wish to determine the voltage and power factor at the input to the line। तो सर्किट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करते हुए हम पावर फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड करने से पहले हमें पता है जो अपेरेंट पावर S है वो कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अगर हम अपेरेंट पावर फाइंड कर लें तो इसका मतलब हमने कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। तो इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है P इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos ऑफ थीटा बी माइनस थीटा आई। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमें गिवन है और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमें गिवन नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस पार्ट को हम अपेरेंट पावर
एस कहते हैं, और इस पार्ट को हम पावर फैक्टर भी करेंगे। तो cos थीटा भी माइनस थीटा आई लोड का पावर फैक्टर है जो कि हमें गिवन है 0.8, ठीक है। और लोड की पावर 20 किलोवाट वो भी गिवन है 20 किलोवाट। तो P इज 20 किलोवाट, S का पता नहीं अभी, पावर फैक्टर है 0.8। तो यहाँ से हम अपेरेंट पावर फाइंड कर सकते हैं। अपेरेंट पावर इक्वल होगी 20 किलोवाट डिवाइड बाय 0.8। तो ये बन जाती है 25,000। S इज 25,000 वोल्ट एम्पियर। तो कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया। अब कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल फाइंड कर लेना है। कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल क्या होता है? वैसे हमने पहले भी पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल हमने पढ़ा था थीटा जी होता है। क्या होता है? थीटा जी। जो कॉम्प्लेक्स पावर हमने लिखी थी एस, हमने कहा था ये एस और थीटा बी माइनस थीटा आई के इक्वल होता है, और इसको हम थीटा जी, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ से आएगा एंगल थीटा बी माइनस थीटा आई? अगर इस पर गौर करें, ये देखें, cos थीटा बी माइनस थीटा आई हमें पता है 0.8 है। cos थीटा बी माइनस थीटा आई हमें पता है कितना है? 0.8। अगर cos थीटा जी हमें पता है 0.8 है और लैगिंग है, लैगिंग का क्या मतलब है? ये एंगल पॉजिटिव होगा, लीडिंग होता तो इसके साथ हम नेगेटिव लिखते। तो इसका मतलब है थीटा जी किसके इक्वल हो गया? cos इनवर्स ऑफ 0.8। पावर फैक्टर का कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल इज cos इनवर्स ऑफ 0.8 is 36.86 डिग्री। कॉम्प्लेक्स पावर किसके इक्वल होती है? पेरेंट पावर मैग्नीट्यूड एंगल थीटा जी। पेरेंट पावर हमने फॉर्मूला से फाइंड कर लिया। थीटा जी हमने कैसे फाइंड किया? हमें पता है cos थीटा जी 0.8 के इक्वल होता है, और क्योंकि वो गिवन है लैगिंग, लैगिंग का मतलब है कि थीटा पॉजिटिव होगा, तो वो क्या बनता है? cos इनवर्स ऑफ 0.8 ले लें तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर आ गई लोड की जो कि है 25,000 विद एंगल ऑफ 36.86 डिग्री वोल्ट एम्पियर। ये तो जी हमने फाइंड कर ली लोड की कॉम्प्लेक्स पावर, और अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाता है 20,000 प्लस J 15,000 वोल्ट एम्पियर। 20,000 प्लस J 15,000 वोल्ट एम्पियर मीन्स रियल पावर 20,000 है जो कि यहाँ से कंफर्म हो रहा है 20 के, और जो क्वाड्रेंट पावर क्वाड्रेचर पावर है रिएक्टिव पावर वो 15,000 है, और कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। ये तो आ गई हमारे पास लोड की कॉम्प्लेक्स पावर। अब हमें लोड की कॉम्प्लेक्स पावर पता चल गई है, तो अब हम लोड का करंट भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोड के क्रॉस वोल्टेज तो हमें ऑलरेडी पता है 220। तो लोड का करंट फाइंड करने से क्या फायदा होगा? ये सर्किट सीरीज नेचर का है, तो हमें सर्किट का करंट पता चल जाए। हमें पता है, इसको अगर हम SL कह लें, SL इज VL इंटू IL कॉन्जुगेट। तो हम यहाँ से IL कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। IL कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? SL इज 25,000 एंगल 36.86 डिग्री डिवाइड बाय VL इज 220 वोल्ट्स। IL हमारे पास बनता है 113.64 IL
बनता है हमारे पास 113.64 विद द एंगल ऑफ 36.86 इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि हम आगे कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा 113.64 माइनस 36.86 आइए, ठीक है। अब हमारे पास सर्किट का करंट आ गया है। तो सर्किट का करंट आने का मतलब है कि जो करंट इस इम्पीडेंस में से पास कर रहा है, इस इम्पीडेंस में से वो हमने फाइंड कर लिया। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स पावर का एक और फार्मूला लिखा था, जिसमें मैंने कहा था ये इक्वल होता है IRMS स्क्वायर जी के, और जिसमें मैंने स्पेशली कहा था कि IRMS जो है ये फेज नहीं है, ये सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो IRMS इस केस में क्या है IL का मैग्नीट्यूड क्या है 113.64 स्क्वायर इंटू जी इज 0.09 प्लस J 0.3। तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या बन गई, ठीक है। ये रिलेशन आप थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, क्योंकि IL थीटा I इंटू IL माइनस थीटा I, क्योंकि कॉन्जुगेट था, मल्टीप्लाई होके थीटा I माइनस थीटा I 0 हो जाते हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है। तो ये भी पावर कॉम्प्लेक्स पावर का एक फार्मूला है, जिसकी मदद से हमने कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लाइन फाइंड कर ली, S लाइन फाइंड कर ली। S लाइन कितनी बनती है जी, S लाइन बनती है 1162.26 प्लस J 3874.21 वोल्ट एम्पीयर। पहले हमने लोड की कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड की, फिर उसकी मदद से हमने लोड का करंट फाइंड किया। अब क्योंकि सर्किट सीरीज था, वो करंट सब में सेम था, तो उस करंट की मदद से हमने लाइन की कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड करनी। एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना था, लोड के इनपुट वोल्टेज और लोड का पावर फैक्टर, सॉरी लोड के जनरेशन साइड पे इनपुट वोल्टेज और इनपुट का पावर फैक्टर हमने फाइंड करना। तो अगर हमें लाइन की कॉम्प्लेक्स पावर पता है, अगर हमें लोड की कॉम्प्लेक्स पावर पता है, तो टेलीजन थ्योरम कॉम्प्लेक्स पावर पे भी अप्लाई होता है। तो हमें सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर भी पता है। तो सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर किसके इक्वल होगी, कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लाइन प्लस कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लोड। कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लाइन और कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लोड, तो अगर आप ऐड कर दें, दिस इज कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लोड, दिस इज कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लाइन, इनको ऐड कर लें तो क्या बनता है दिस प्लस दिस, ये बनता है 28356.25 with the angle of 41.73 degree 41.73 डिग्री। ये क्या किया हमने कहा है टेलीजन थ्योरम अप्लाई करते हुए पावर सप्लाई पावर एब्जॉर्ब की इक्वल होगी। इसने भी पावर एब्जॉर्ब की कॉम्प्लेक्स, इसने भी कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब की, इन दोनों का सम सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर के इक्वल होगा। तो लाइन और लोड दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों को ऐड कर लिया तो बनता है ये सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर। अब सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर आने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने सोर्स के वोल्टेज फाइंड करने थे और सोर्स का पावर फैक्टर फाइंड करना था।
सोर्स के वोल्टेज फाइंड करने थे और सोर्स का पावर फैक्टर फाइंड करना। तो हमें पता है कि पावर फैक्टर कॉम्प्लेक्स पावर किसके इक्वल होगी, सोर्स की V सोर्स इंटू I सोर्स इज IL क्योंकि सीरीज सर्किट है, और cos ऑफ थीटा C, थीटा V माइनस थीटा I। तो हमें पता है सोर्स का एंगल थीटा थी 41.73 है, सोर्स का करंट वही लोड का करंट है क्योंकि सीरीज सर्किट है, सोर्स की पावर भी हमने फाइंड कर लिया है। तो हमें सोर्स के वोल्टेज कैसे पता चल जाएंगे, सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर डिवाइडेड बाय IN इंटू कॉस ऑफ थीटा दी। तो कॉम्प्लेक्स पावर सोर्स की इसके इक्वल है 2835 एंगल 41.73 डिवाइडेड बाय IN इज आई लोड का मतलब फाइंड किया हमने 113.64 एंगल माइनस 36.86, कॉस ऑफ इंटू कॉस ऑफ थीटा सी क्या है 41.73। तो ये हमारे पास आ जाएगा VS जो कि हमने फाइंड करना था सोर्स के वोल्टेज। कितना बना 334.35 सॉरी कितना बता रहे हो, ठीक तरह से कैलकुलेट किया सारा कोर्स। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है। आसान तरीका क्या है कि हमें पता है जो अपेरेंट पावर सोर्स की होगी, अपेरेंट पावर सोर्स की क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ सोर्स। तो S सोर्स किसके इक्वल है 28356, ये किसके इक्वल होता है V सोर्स इंटू I सोर्स जो कि IL है इस केस में। तो यहाँ से भी निकल सकता है SS सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लेंगे 28356 28356.25 डिवाइड बाय IL इज, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा IL का, IL इज 113.64। ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। और एंगल क्या आता है उसका, एंगल कैंसिल। बहरहाल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो हम, क्योंकि हमें पता है कि अपेरेंट पावर कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड होता है, तो हम सिर्फ ये वाली वैल्यूज यूज कर लेते हैं। दिस इज अपेरेंट पावर ऑफ सोर्स जो कि V इंटू आई होता है। तो V हमने फाइंड करना है, I हमें पता है, I का भी सिर्फ हम इस केस में मैग्नीट्यूड ही लेंगे 113.64। तो वो बन जाता है 283 डिवाइड बाय 113, ये बनता है 249.53
49.53 वोल्ट्स। दूसरा हमने फाइंड करना था पावर फैक्टर ऑफ सोर्स। पावर फैक्टर ऑफ सोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? सोर्स की हमें इनपुट एंगल पता चल गया है 41.73 है, तो पावर फैक्टर ऑफ सोर्स क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 41 क्योंकि ये थीटा जी सोर्स का एंगल है 41.73 कॉम्प्लेक्स पावर का, सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल है, तो ये सोर्स का पावर फैक्टर होगा cos ऑफ 41.73 0.75 लैगिंग 0.75 लैगिंग। अच्छा, 249.53 और एंगल क्या आ रहा था उसका? एंगल 78.4 आ रहा था, तो 324 आ रहा था। अच्छा, वैसे सोर्स का वोल्टेज का एंगल 4.86 आना चाहिए। कैलकुलेशन दोबारा देख लेना। तो इस तरह से हमने सोर्स वोल्टेज फाइंड कर लिया हो, सोर्स का पावर फैक्टर फाइंड कर लिया। एक दफ़ा से दोबारा से बता दें, सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी 20K इंटू 20K इनपुट रियल पावर गिवन थी, लोड की रियल पावर गिवन थी और लोड का पावर फैक्टर गिवन था और लोड की वोल्टेज भी गिवन थे। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने लोड की अपेरेंट पावर फाइंड कर ली S, ठीक है, और उस S को यूज़ करते हुए हमने कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ लोड फाइंड, ठीक है, और फिर उस कॉम्प्लेक्स पावर को यूज़ करते हुए हमने लोड का करंट फाइंड कर लिया IN। अब क्योंकि सर्किट सीरीज नेचर का था तो IN इस पूरे सर्किट का करंट बन गया, IN इज इक्वल टू IS। तो फिर इस IN को यूज़ करते हुए हमने पावर फार्मूला की मदद से IN² इंटू Z से लाइन की कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड कर दी। अब ये कॉम्प्लेक्स पावर भी हमें पता चल गई, ये कॉम्प्लेक्स पावर भी हमें पता चल गई, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमें सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर पता चल गई। अब सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर जैसे ही हमें पता चल गई, इसका मतलब है हमें सोर्स की पेरेंट पावर पता चल गई, हमें सोर्स का कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल पता चल गया, और सोर्स का कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल जो होता है वो हमें पता है θ v माइनस θ i होता है, जो कि पावर फैक्टर एंगल भी वही होता है। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, BS और पावर फैक्टर एंगल। तो अपेरेंट पावर वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने सोर्स की अपेरेंट पावर क्या बनी थी, ये इसको यूज़ करते हुए हमने सोर्स की वोल्टेज फाइंड कर ली, और एंगल यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स पावर का सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल 41.73 यूज़ करते हुए हमने सोर्स का पावर फैक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर का जो एंगल होता है वो पावर फैक्टर एंगल है, अगर आप उसका कॉस लें तो आपको पावर फैक्टर पता चल जाता है। तो 41.73 का कॉस दिया तो 0.75 लेकिन हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा सॉरी, आपने अब यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ये कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ सोर्स का फार्मूला मैंने ये लिख दिया है, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स पावर नहीं, ये किसका रियल पावर ऑफ सोर्स का
फार्मूला है, ये PS होगा तो ये आंसर मैच करेगा। PS इसके इक्वल होगा VS into IL into cos of थीटा Z। तो PS आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इससे आप इसकी पोलर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो रियल वाला पार्ट होगा वो PS होगा, ठीक है। सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर गिवन है, तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स पावर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पावर होती है P और इमेजिनरी पार्ट होती है क्वाड्रेचर पावर। तो इसका आप रियल पार्ट यहाँ PS लगाएंगे, SS नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आंसर ठीक है, यहाँ पर रियल पावर है, ठीक है। तो वरना ये वाला तरीका भी ठीक है PS फाइंड करने का। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़